आज हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट, और ये मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है क्लास 11th के लिए है। तो क्लास 11 जब आपका केमिस्ट्री में स्टार्ट होता है तो पहला जो चैप्टर होता है उसमें आपका मोल कंसेप्ट होता है। तो हम मोल कंसेप्ट की बात करेंगे कि मोल्स का रोल क्या है, केमिकल रिएक्शन में मोल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अगर मोल बढ़ते हैं या फिर घटते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इसका 1 मोल है उसके 2 मोल हैं तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, मोल कंसेप्ट के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मोल है क्या। तो पहले हम सीखेंगे कि मोल है क्या। तो गाइस अगर मैं मोल की बात करूं, मोल देखो, मोल बेटा जो होता है, मोल एक नंबर होता है। मोल क्या होता है, मोल एक नंबर है। मोल क्या बेटा, एक नंबर है। मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, एन से इसको डिनोट करते हैं और इसको Na को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और एवोगैड्रो की जो वैल्यू होती है 6.026 10⁻23 मोल होती है। समझ गए होंगे बेटा। तो ये आपका मोल क्या है, एक नंबर है और जिसकी वैल्यू आप कितनी लिखते हो बेटा, यस आप लिखते हो 6.026 10⁻23 मोल। तो उसके बाद हम मोल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल्स को जानने से पहले, मोल्स को सीखने से पहले आप लोगों को मास आना चाहिए, क्योंकि मोल्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो मास पे भी डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं और आपके एवोगैड्रो नंबर पे भी डिपेंड करते हैं। तो मोल्स को तीनों तरीके से हम निकालते हैं और तीनों तरीकों को सीखने से पहले हम एक एक चीज़ों को सीखेंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम आता है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं मोल को, अगर हमारे पास वॉल्यूम आता है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, तो उसमें हम मोल्स को कैसे निकालते हैं। आइए तो बढ़ते हैं सबसे पहले मोलिकुलर मास की तरफ। तो पहले हम मास को पढ़ेंगे बेटा। मास कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास को पढ़ने से पहले आपको कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि एटॉमिक नंबर याद नहीं होते, मास नहीं होते। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो सबसे पहले बेटा आपको एटॉमिक नंबर, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आता है फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20। देखो बेटा आपको जनरली जो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन जो मास है वो 20 का, तो आपको एटॉमिक नंबर और मास दोनों ही कंपलसरी आपको याद होने चाहिए। और जितना ज़्यादा याद कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहता है, लेकिन 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। जैसे एक हाइड्रोजन होता है उसका मास कितना होता है। तो बेटा आपको इसमें क्या करना है, एक ट्रिक अप्लाई करनी है और ट्रिक से ही काम करना है। कैसे करना, देखो अगर आपका, देखो ट्रिक, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिक। एटॉमिक मास अगर आपका उसका एटॉमिक नंबर, इफ अगर एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, E1 है। E1 का मतलब होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो एटॉमिक मास बराबर होगा 2n और n बराबर आपका होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। मतलब जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वो एटॉमिक मास बन जाता है। पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है अगर आपका एटॉमिक नंबर ओड बन जाए। अगर एटॉमिक नंबर क्या है, ओड है। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा आपका, ओड है। ओड का मतलब होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एटॉमिक मास
2n+1, मतलब उसके एटॉमिक नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 ऐड कर देना। लेकिन ये जो आपकी ट्रिक है ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए वैलिड है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के लिए वैलिड नहीं है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट के लिए वैलिड नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ उनको स्टार लगा के याद कर लेना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपकी बेटा ट्रिक हो गई। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो मास कितना होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल हमने देखा कि 1 होता है। तो जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा उसको आपको याद रखना है, इसका जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। बाकी आप अपना ट्रिक लगा दो, मैं जिसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ आपने उसको याद कर लेना है, और बाकी का तो आप कर ही लोगे, कोई इशू नहीं है। देखो इसका डबल 4 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 19 होगा, इसका 20 होगा, इसका 23 होगा, इसका 24 होगा, इसका 27 होगा, इसका 28 होगा, इसका 31 होगा। ठीक है, ये मास है बेटा इनके, देख लो। बस जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया बस आपने उसको याद कर लेना है, बाकी किसी को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसा भी यहाँ पे लिखा है मैंने 16, 17, 18, 19, 20, तो 16 E1 है तो इसका मास 32 होगा। इसका क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन का अकॉर्डिंग तो आना चाहिए था 35, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आता है इसका 35.5, इस पर स्टार लगा लेना। ऑर्गन का जो होता है एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन इसका मास एक्सपेरिमेंटल आता है 40, इस पर भी स्टार लगा लेना। बाकी आपका कोई इशू नहीं है, 39 और इसका 40। तो इसमें देखो आर्गन 18 का भी मास 40 होता है और कैल्शियम का भी कैल्शियम का भी 40 होता है। तो इसमें आपके दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास क्या था, सेम था। तो बेटा आपको इसीलिए मैंने बोला कि जिसके ऊपर मैंने स्टार वैल्यू डिनोट किया है आपने इस पे ध्यान रखना है, बाकी को अपना ट्रिक अप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग ये सब चीज़ सीख चुके होंगे कि भाई ये जो हमारा मास है हम कैसे निकालते हैं किसी का भी एटॉमिक मास, कि कोई भी एलिमेंट आता है तो उसका मास आपको याद करने में दिक्कत आती है, तो आपको याद नहीं करना है, आपको सीधा ट्रिक अप्लाई करनी है और अपनी ट्रिक से अपना काम करना है। 20 तक आप आराम से निकाल सकते हो, उसके बाद आप एटॉमिक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो, क्योंकि आगे के लिए एटॉमिक मास नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो उसके लिए आपको गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। देखो अब आपने बेटा यहाँ पे एटॉमिक मास तो सीख लिया, एलिमेंट्स के बारे में भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि मास जो होता है वो कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास की बात करेंगे। मास जो होता है बेटा आपका 3 तरीके का होता है। एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एक और होता है बेटा आपका एवरेज मास, और एक होता है बेटा आपका एवरेज मास के बाद अगर हम बात करें मोलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, 3 तरीके के मास आप पढ़ेंगे। एक कौन सा पढ़ोगे, एटॉमिक मास, एक एवरेज मास, एक क्या पढ़ोगे, मोलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं तो एटॉमिक मास जो होता है इसकी जो यूनिट होती है, या तो आपको यूनिफाइड मास बोलेगा या फिर एएमयू, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। ये सिर्फ जो यूनिट यूज की जाती है एटम्स के लिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एवरेज मास की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट।
और इसकी जो यूनिट होगी बेटा मोलिकुलर मास की ग्राम होगी या फिर किलोग्राम होगी। सही है। तो अब हम ये सीखेंगे कि जो एटॉमिक मास यूनिट कब यूज़ करनी है और मोलिकुलर मास के लिए ग्राम और किलोग्राम यूनिट कब यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये कब आपका AMU यूज़ करना है और कब हमें ग्राम और किलोग्राम यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको बेटा एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना है और आपको समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम या फिर किलोग्राम क्यों होती है। तो बात करते हैं, जैसे बेटा अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि हमारी किसी भी एलिमेंट, जैसे मास की यूनिट ग्राम और किलोग्राम लेते हो, ऐसे आप लिक्विड में जो कोई भी चीज़ होती है उसको आप वॉल्यूम या लीटर में लेते हो, या फिर जैसे आपने गेहूँ खरीदे, गेहूँ आप क्विंटल में खरीदते हो। सोना अगर मार्केट से खरीदने जाते हो तो सोने के लिए आप कैरेट या तोला यूज़ करते हो। तो ऐसी सबके लिए स्पेसिफिक यूनिट है, लेकिन मास के लिए जो आपने ग्राम और किलोग्राम क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, उसके बारे में सीखते हैं। तो मास को डिफाइन करेंगे बेटा, हम मास को पढ़ेंगे तो हम निकालते हैं किससे, हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो नेचर में जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिलती है। तो उसमें देखा बेटा हम लेते हैं इसमें आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12। क्या लेते हैं बेटा? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का आइसोटोप्स लेंगे जिसकी परसेंटेज 99 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब अप्रोक्सीमेट मिल जाता है 99% समथिंग होती है इसकी। तो भाई सबसे ज़्यादा नेचर में कौन है? कार्बन 12 का आइसोटोप्स। अब इसके रेफरेंस में मास निकालेंगे कि किसी भी एलिमेंट का मास कैसे आता है, AMU में आएगा या फिर ग्राम में आएगा। अब उसको समझाने से पहले मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखो बेटा, ये मेरे पास वेइंग मशीन है, ऐसे समझना, ठीक है? ये मेरे पास वेइंग मशीन है। अब जब मेरे पास वेइंग मशीन है मेरे पास, और मैंने एक मान लिया कि भाई उस ज़माने में जब हमारे पास मशीनें नहीं हुआ करती थी वेट मेज़र करने के लिए, तो हम क्या करते थे कि कोई भी चीज़ को हम अनुमान लगा लेते थे कि भाई ये 1 kg मान लो, जैसे 1 kg का क्या है बेटे? आयरन रोड है। उस टाइम देखा होगा आपके बाट आते थे लोहे के, 1 किलो 2 किलो ऐसे। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगाते थे कि ये इसका वेट 1 किलो होगा या 2 किलो होगा। तो 1 kg आयरन मान लिया बेटा, ये 1 kg का आयरन का कोई पार्ट्स है। अब मुझे किसका वेट करना है? फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक टेबल का वेट करना है, ठीक है, बेंच का वेट करना। जैसे सपोज करो मेरे पास एक टेबल है, तो उस टेबल को यहाँ पे रखूँगा मैं, और उस टेबल को किससे बैलेंस करूँगा? आयरन रोड से। किससे बैलेंस करूँगा बेटा? आयरन रोड से। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं आयरन रोड रखता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी एक टेबल बराबर आती है 10 आयरन रोड। बेटा आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे रखा एक टेबल बराबर 10 आयरन रोड, ठीक। ऐसी मैंने फिर इसके बाद मैंने एक, मान के चलो यहाँ पे बड़ा कोई पत्थर रखा, बहुत बड़ा पत्थर रखा, तो एक बिग स्टोन, सपोज करो वो स्टोन 100 के बराबर है, 100 आयरन रोड के बराबर है। ऐसी मैंने एक एलिफेंट रखा, एक हाथी को रखा। अगर मैं एक हाथी को रखता हूँ वो कितने के बराबर हो जाता है? 1000 आयरन रोड के बराबर हो जाता है। देखो बेटा आपने कुछ चीज़ें नोटिस करी, कोई चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, देखो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन चल रही है। क्या चल रही है? आयरन रोड, आयरन रोड, आयरन रोड, आयरन रोड। आ रही है बेटा? यस। ऐसी आपकी मास की एक यूनिट बन के आएगी। तो आयरन रोड को क्या बोला साइंटिस्ट ने? क्यों ना इस आयरन रोड को मैं एक यूनिट बनाऊं, ठीक है। अभी मैं देखो केमिस्ट्री के अंदर नहीं चल रहा, पहले आपको समझा रहा हूं कि आप पुराने ज़माने में किसी चीज़ को अगर बैलेंस करते थे, मेज़र करते थे, तो अप्रोक्सीमेट एक वेट मान लेते थे कि भाई इसका वेट 1 kg के आसपास होगा या 2 kg के आसपास। तो मैंने उस आयरन रोड का वेट मान लिया। क्या माना बेटा? 1 kg। कितना माना बेटा? 1 kg।
अब 1 kg के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं बैलेंस करूँगा। चलो भाई, अब इस आयरन रोड को मैं यूज़ करता हूँ। अब हम इस आयरन रोड को यूनिट बनाने की बारी है केमिस्ट्री में। अब देखो केमिस्ट्री में क्या लूँगा बेटा, वहाँ तो मैंने आयरन रोड यूज़ करी थी, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा बेटा, कार्बन 12 आइसोटोप्स, मैं ये आपके सामने यूज़ करूँगा। अब देखो बेटा, ये कार्बन 12 का मतलब क्या है कि इसका मास 12 है। कार्बन 12 का मतलब क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 12 है। तो बेटा ये जो आपका ये जो आपका कंपाउंड एलिमेंट होगा, इसका मास कितना होगा, 12 होगा। अगर मैं इसमें से एक छोटा सा पार्टिकल कट कर दूं, यहाँ से ये पार्टिकल हटा दूं, ये कट कर दूं, तो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा देखने के लिए। ऐसे मिलेगा बेटा। अब मुझसे आप पूछ रहा कि बताओ इस सिंगल पार्टिकल का मास कितना होगा, इस सिंगल पार्टिकल का मास कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ ए कार्बन एटम कितना होगा बेटा, 12 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? टोटल मास कितना होगा इसका, 12, और 1/12 क्या होगा बेटा, इसका कितने हिस्से हो जाएंगे, 12th। जब इसके 12th हिस्से होंगे तो 1/12, एक सिंगल पार्टिकल ही क्या करना पड़ेगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये आ गया बेटा। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बात करूं, दूसरा अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं बेटा, मैंने लिखा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अगर मैं ऑक्सीजन एटम के लिए मास निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बेटा, 16 × 1/12 मास ऑफ C12 एटम। बेटा यही तो लिखूंगा मैं, देखो है ना। उसके बाद क्या आएगा, अगर मैं मास निकालूं सोडियम का, मास ऑफ सोडियम एटम, तो कितना आएगा बेटा, 23 × 1/12 मास ऑफ। भाई ये एक मुझे रेफरेंस मिल गया ना। अब इसी से कंपैरिजन करूंगा कि कोई भी एलिमेंट कार्बन से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। भाई मेरे को अगर किसी का वेट मेज़र करना होता है तो मुझे क्या चाहिए होता है बेटा, एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो रेफरेंस मिल गया क्या। अब देखो, अगर आपको किसी का वेट बताना है कि ये हैवी है या वीक है, तो आपको क्या करते हो, अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में, एक बच्चा इधर खड़ा है, एक इस साइड में खड़ा है, इधर वाला बच्चा पतला है, इधर का बच्चा मोटा है, ठीक है, तो मैं अपने रेस्पेक्ट में क्या बोलूँगा कि ये मेरे से पतला है और ये मेरे से मोटा है। तो मुझे क्या पता चला, एक मैं क्या बना उनके लिए, रेफरेंस बन गया। अगर मैं उन बच्चों से पूछूंगा कि बताओ बेटा हम दोनों के अंदर कौन आदमी हैवी है, कौन वीक है, तो वो बच्चा आसानी से बता सकता है कि सर आप हैवी हो, ये वीक है आपके रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे आप उन दोनों के बीच में क्या मिल गया, एक रेफरेंस मिल गया कंपेयर करने के लिए। लेकिन मैं अगर इस ऐसे पूछूं, बताओ ये सिंगल एक डंडा खींच दूं, बोलो क्या है, तो आप नहीं बता सकते क्या है। भाई किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो ऐसे कार्बन का एक रेफरेंस एटम लिया जिसकी परसेंटेज नेचर में सबसे ज़्यादा मिली, 99%। अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि आयरन रोड आयरन रोड आयरन रोड, वैसे ही यहाँ पर देखो कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12। क्यों ना अब इसको डिफाइन किया जाए। अब देखो ये बार बार कॉमन चल रहा है, कॉमन चल रहा है, कॉमन चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको एक यूनिट बना लिया। क्या बना लिया बेटा, एक यूनिट। तो यूनिट बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम बन गई बेटा। अब इस यूनिट को डिफाइन करना है, भाई इसकी वैल्यू होगी क्या। तो हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, टेढ़ी खोपड़ी के होते, बोले भाई अब इसका डेटा निकालो, हमारी बस की नहीं है बार बार इसको पुट करना, हमें तो और शॉर्टकट चाहिए। तो इसको शॉर्टकट करने के लिए कुछ सालों के बाद जब इसके ऊपर स्टडी हुई, तो कुछ सालों के बाद इसका मास निकाला गया, किसको यूज़ करके, बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।
तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, मास का एनालिसिस करती है कि वो एक सिंगल पार्टिकल का बताएगी, कार्बन के एक सिंगल पार्टिकल का मास कितना होगा। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। समझे मेरी बात को। तो बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये कितना आया बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। कितना आया बेटा -24 ग्राम। समझ गए। मतलब एक एटम का जो मास होता है वो कितना आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं और कुछ टाइम के बाद इसको क्या बोला गया 1/12 मास ऑफ C12 एटम बराबर इसको बोला गया 1 AMU। 1 AMU बराबर किसके होता है बेटा 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। समझ गए बेटा। तो ये आपने निकाल लिया। अब जैसे इसको निकालोगे तो आप इसमें क्या कर दोगे बेटा, देखो अब आपसे कार्बन का मास पूछा, किसका मास पूछ रहा है इसमें बेटा, ये कार्बन का। तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ कार्बन एटम, तो मास ऑफ कार्बन एटम बराबर क्या होगा 12 इंटू 1 AMU। और शॉर्टकट हो गया बेटा। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 12 इंटू 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अरे सही है बेटा। अब ये देखो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा क्या है छोटी। कैसे देखो -24 मतलब 0.000000000024 तक चलना है, फिर आएगा 167। तो बहुत नेग्लिजिबल, क्या इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा 12 ग्राम ही रहेगा। कितना हो जाएगा ये 12 ग्राम। ठीक है 12 ग्राम। या फिर अगर आप इस यूनिट को पुट नहीं करते हो तो इसको बोल सकते हो 12 AMU। तो ये वाला मास कौन सा है, ये मास कौन सा, ये बेटा एटॉमिक मास है। जब आपसे एटॉमिक मास पूछेगा तो उसकी यूनिट AMU रहेगी या फिर यूनिफाइड मास लिखा रखेगा जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका टोटल मास बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें निकालोगे बेटा किसका, सेकंड वाले का, सेकंड वाला कौन है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना हो जाएगा 16 इंटू AMU। तो इसको हो जाएगा 16 ग्राम। अरे होगा नहीं बेटा, जब इसमें AMU की वैल्यू पुट कर दोगे सही, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बराबर ही आएगा। ठीक है। ऐसी मास ऑफ सोडियम एटम कितना हो जाएगा बेटा 23 ग्राम। समझ गए मेरी बात को। तो बेटा यहाँ से आपकी जो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम 1 AMU होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। और ये किसके द्वारा निकाला गया था, बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसने एक सिंगल पार्टिकल का मास बताया था। अगर हम उसको पुट कर देते हैं तो मास की यूनिट क्या निकल के आती है, ग्राम या फिर किलोग्राम। तो आपको समझ में आया। देखो बेटा हमने क्या लिया और उससे क्या बन गया। तो इसलिए मास की जो यूनिट होती है वो हमेशा ग्राम और किलोग्राम होती है। आई होप जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये सीख चुके होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना कि जब यहाँ पे बोलेगा एटॉमिक मास, क्या बोलेगा एटॉमिक मास, तो आपको यूनिट AMU यूज करनी है और यूनिफाइड मास यूज करना है। लेकिन जब आपसे बोलेगा ग्राम एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, तो आपकी यूनिट हमेशा क्या आएगी बेटा, ग्राम या फिर किलोग्राम। देखो मोलिकुलर, मोलिकुलर मोल्स आ गए तो उसके अंदर मास की जो यूनिट रहेगी ग्राम, ऐसी उसके नाम में ग्राम आ गया तो बेटा उसकी भी यूनिट क्या रहेगी, ग्राम और किलोग्राम। और एवरेज की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे सीख चुके थे
अब हम सीखेंगे कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला यहाँ पर बोला उसने नंबर 1 ऑक्सीजन, दूसरा बोला ऑक्सीजन एटम। अब दोनों में फर्क है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास होगा, ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं हम? O2 से। किससे डिनोट करते हैं? O2 से। और ऑक्सीजन एटम वो खाली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो अभी हमने ऑक्सीजन का मास कितना देखा था? एक ऑक्सीजन एटम का 16, दो का कितना होगा? 32। ठीक है, 32 ग्राम। अगर इसका मास पूछ रहा है, अगर वो एटॉमिक मास की बात करेगा तो 16 AMU या फिर यूनिफाइड मास, और अगर वो ग्राम और किलोग्राम की यूनिट में पूछेगा तो 16 ग्राम या, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और आप निकाल सकते हो, अगर और शॉर्टकट चाहिए तो 1 AMU बराबर होता है 1/Na। आप 1/Na कर दो, आपका आंसर यही आएगा, जो आपकी वैल्यू होती है कितनी बेटा? 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, अरे सही है बेटा, ये आपकी यूनिट निकल के आएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये बेटा कि Na की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 6.206 × 10 की पावर -23 मोल होती है। ठीक है, तो ये ग्राम अपॉन Na होता है। ठीक है, तो आपको भूल नहीं आना कि सोचो कि सर ये ग्राम कहाँ से आ गया, तो ग्राम अपॉन Na। ठीक है, तो एवोगैड्रो इसको डिवाइड कर दो तो आपका 1 AMU की वैल्यू आ जाती है। चलो कभी आप भूल जाओ तो आप लिख लो ग्राम अपॉन Na। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, उसके बाद जैसे इसने पूछा तीसरा एग्जांपल। अब देखो पहले इसने एटम्स और के बारे में पूछा, जैसे अब पूछा H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोलिकुलर मास पूछा तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 16 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 32 ग्राम। ऐसे वाटर का पूछ रहा है, NH3 का पूछ सकता है, CH4 का पूछ सकता है, ग्लूकोज का पूछ सकता है, ग्लूकोज के बाद तुम्हारा बेटा यूरिया का पूछ सकता है, एसिटिक एसिड का पूछ सकता है। ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, एसिटिक एसिड का पूछ सकता है, और आपसे सल्फ्यूरिक एसिड का पूछ सकता है, NaOH का पूछ सकता है, और आपसे नाइट्रिक एसिड का पूछ सकता है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सुक्रोज का पूछ सकता है। सही, ठीक है, एक्सेट्रा। इनका ही निकाल लो बेटा, मुझे लगता है कि काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। तो जैसे मैंने निकाला यहाँ पर H2O, तो H2O को निकालने के लिए आपको अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्रिक बताई थी। हाइड्रोजन का जो मास होता है कितना होता है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइटम दिख रहे हैं बेटा आपको? 2 × 2। ऑक्सीजन के आइटम कितने यहाँ पर? 1। एक के लिए मास कितना होता है? 16, और टोटल कर दो कितना हो जाएगा बेटा? 18। क्या होगा? यूनिट ग्राम, क्योंकि मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। ऐसे दूसरा इसमें पूछा NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। उसका मास कितना होता है? 14। मैंने स्टार भी लगाया था, याद रखना बेटा। प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है × 3, तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 17 ग्राम। ये आपको याद होना चाहिए। इसका मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। नंबर 3 में कौन आता है बेटा? यहाँ पर देखो CH4, कार्बन का मास 12 प्लस 1 × 4, तो कितना हो जाएगा टोटल? 16 ग्राम। उसके बाद इसमें आता है नंबर 4 ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है बेटा? C6H6
क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास कितना होता है 12, 12 इंटू कितने कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 8 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 6, टोटल करोगे तो ये 180 ग्राम आएगा। कितना आएगा बेटा 180 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक कंप्लीट करूंगा। मेरा जो मोलिकुलर मास से निकालना हम सीख चुके हैं। अगली क्लास में हम एवरेज मास सीखेंगे। एवरेज मास आपका बोर्ड में, नीट में और IIT JEE में कैसे पूछेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले कॉमन चीज़ें आनी चाहिए कि मास, मोलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं। और बेटा इनका जिनका मैं लिख रहा हूँ इनको आपको ओरली याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम खोटा नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता है कि पेपर में आप सारी चीज़ें डिटेल में जाके करो। तो वहाँ पे टाइम खोटा नहीं करना, आपको टाइम बचाना है। तो बचाने के लिए ये चीज़ आपके याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो आप पेपर को 4 डालोगे, और 4 डालोगे तो आपका सिलेक्शन ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जो बाकी रिमेनिंग इसमें बचे हुए हैं, जैसे आपका यूरिया है, एसिटिक एसिड है, एस्टोसफोर है, इनका आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेज दीजिए। अगर किसी को किसी में कहीं दिक्कत भी आ रही है तो आप मुझसे बेहिचक होकर पूछ सकते हैं बेटा। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।